तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे स्लिप के बारे में। स्लिप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी किस तरीके से अफेक्ट करती है, रोटर रिएक्टेंस किस तरीके से अफेक्ट करता है, रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस E2 किस तरीके से अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी की वजह से, स्लिप की वजह से, और रोटर रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और स्लिप इंडिपेंडेंट सर्क्यूटरी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सर्क्यूटरी रोटर की बनाएंगे, पावर फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करेगा, रोटर करंट किस तरीके से अफेक्ट करेगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRBJ 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है वो CBT 1 एंड CBT 2 777 में अवेलेबल है, और अगर आप केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड है 499 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी में गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2222 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट्स 4444 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 27 के कैंडिडेट्स 6666 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 26 एंड 27 के कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गेट एकेडमी की तरफ से डोपामाइन कोर्स एंड स्मार्ट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, केवल और केवल 26 एंड 27 के कोर्सेज में एनरोल करते हैं तब। गेट एकेडमी में कुछ और भी कोर्सेस हैं। RRB जेई, SSC जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। और ये अगर आप गेट 26 और 27 में एनरोल करते हैं, ये कोर्सेस में एनरोल करते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ESE नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ICT एंड मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो भी ESE नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 777 में अवेलेबल है। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेटवर्क, केवल आपको नेटवर्क में इंटरेस्ट है, या मशीन्स में इंटरेस्ट है, या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है, या फिर कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट है, या केवल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज में भी या फिर कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है गेट एकेडमी की वो विजिट करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 है, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 टेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इस 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके एक बेस्ट पॉसिबल रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे आपको compete करने का मौका मिलेगा, और ऑल AIR 1 जो ऑल इंडिया रैंक 1 परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उसके साथ अपने रिजल्ट्स को अब एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया। इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे रेक्टिफाई करके आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है, सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चन है, जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में ऑफिशियल गेट में पेपर में पूछे जाते हैं, तो एग्जैक्ट रेप्लिका आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज, जरूर एनरोल करिए। एंड गेट एकेडमी का जो जनरल एप्टीट्यूड ई बुक है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो गेट जनरल एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है एंड प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक।
इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए आपको कहीं और कोई कंटेंट वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। देन अगर हम लोग स्लिप के बारे में बात करते हैं, स्लिप इज नथिंग बट, स्लिप के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लिप? स्लिप का कोई भी कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन्स में नहीं देखने के लिए मिलता है। क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है? क्योंकि रोटर उसी सिंक्रोनस स्पीड के साथ ही रन करता है ऑलवेज एट एनी लोड। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टेटर में जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, मोटर वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट करते हैं स्टेटर पार्ट में, जो कि 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर में असेंबल्ड रहती है, राइट, स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग रहती है 120 डिग्री अपार्ट, 3 फेज वाइंडिंग रहती है मैकेनिकली। और उस स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में जो कि स्टेटर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें 3 फेज सप्लाई आप सोर्स इंजेक्ट करते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का 3 फेज के केस में मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.5 एफएमएक्स। और जिससे आपके मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपके वाइंडिंग के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पोल्स क्रिएट होते हैं, वर्चुअल पोल्स। अब आपकी वाइंडिंग अगर 2 पोल्स के लिए डिजाइन है तो 2 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होंगे, अगर 4 पोल के लिए डिजाइन है 4 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होंगे, 6 पोल के लिए डिजाइन है 6 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होंगे, 8 पोल्स के लिए डिजाइन है 8 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होंगे, राइट। तो आपकी वाइंडिंग सपोज करिए 2 पोल्स के लिए डिजाइन है, तो 2 पोल्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट पोल्स क्रिएट होंगे जो कि स्टेटर में रन करेंगे। देखिएगा, स्टेटर स्टेशनरी है, स्टेटर कंडक्टर स्टेशनरी है, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन जो वर्चुअल पोल्स, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, आप मशीन कट करके देखेंगे तो कोई फिजिकल पोल्स एन और एस पोल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ये वर्चुअल पोल्स का फॉर्मेशन होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस स्पीड से रन करते हैं? एनएस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन टी होता है। 120 इज द कांस्टेंट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। सपोज करिए इंडिया में आप 50 हर्ट्ज इंजेक्ट कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, तो 3000 आरपीएम के साथ, 3000 आरपीएम इज द सिंक्रोनस स्पीड फॉर एन और एस पोल्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स, राइट। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस फेज सीक्वेंस में आपने करंट इंजेक्ट किया हुआ है रन करना चालू करेंगे स्टेटर में, वर्चुअली, फिजिकली नहीं, वर्चुअल रोटेशन इनका देखने के लिए मिलेगा एन और एस पोल्स का। तो ये क्या होती है? स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड होती है। एंड देन रोटर, रोटर, अभी रोटर के कंडक्टर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। रोटर इनिशियली क्या है? फैन आपने ऑन किया, इमीडिएटली वो फुल स्पीड पर पहुंच जाता है क्या? नहीं, वो पहले स्टेशनरी रहेगा रोटर, राइट। अब ये पोल्स एन और एस पोल्स इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट के हिसाब से रन कर रहे हैं स्पेस में, किस स्पीड के साथ? 3000 आरपीएम के साथ। अगर 2 पोल की मशीन है तो 3000 आरपीएम के साथ रन कर रहे हैं। अब ये रोटर कंडक्टर्स रखे हुए हैं जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं? तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन रोटर कंडक्टर्स पे वोल्टेज इंड्यूस का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। अब आपने स्क्वायरल केज रोटर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर बार दोनों साइड से शॉर्टेड एंड रिंग्स रहती हैं, कि शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं। अब जब शॉर्ट सर्क्यूटेड है रोटर, तो रोटर कंडक्टर्स में अगर वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहे हैं तो इमीडिएटली करंट सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सर्क्यूटरी है, क्लोज्ड सर्क्यूटरी, राइट। तो इमीडिएटली करंट उसे सेम डायरेक्शन में सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा, और करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वोल्टेजेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये करंट जब सर्कुलेट हो रहा है रोटर कंडक्टर्स में, तो अगेन एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रोटर के कंडक्टर्स भी क्या है? स्पेस में डिस्प्लेस्ड हैं, और जिसमें टाइम डिस्प्लेस्ड करंट इंड्यूस हो रहा है। कैसे? कि अगर एन पोल, जो कि स्टेटर का एन पोल है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एन पोल है, वो इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा, राइट, यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा। इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस वाले कंडक्टर में वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा, इस वाले पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस वाले कंडक्टर पे वोल्टेजेस इंड्यूस होगा।
तो ये टाइम में डिस्प्लेस्ड हो रहा है कि नहीं, इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, तो टाइम में डिस्प्लेस्ड वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे रोटर कंडक्टर्स में, जिसके कारण टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट सर्कुलेट होगा। और किसी भी स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में जब टाइम डिस्प्लेस्ड करंट सर्कुलेट करता है तो अगेन एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि रोटर का आरएमएफ होगा। और उस आरएमएफ के कारण आरएमएफ पोल्स क्रिएट होंगे, जो कि स्टेटर के पोल्स को अटैच करेंगे और ओवरऑल रनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। तो जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। और आपने अगर इंडक्शन मशीन पढ़ा हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता हो कि हाउ इंडक्शन मशीन स्टार्ट्स। तो ध्यान देते हैं कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि एन आर ऑलवेज लेस देन होता है मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में एन एस से, अप्रोक्सीमेटली इक्वल और एन एस के स्लाइटली लेस देन देखने के लिए मिलेगा। तो जहां से स्लिप का कॉन्सेप्ट आता है, स्लिप क्या होता है कि रोटर की एक्चुअल स्पीड जो है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर की जो स्पीड है, देखिएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर की एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस expressed as percentage of synchronous speed of rotating magnetic field of stator। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्लिप इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर आरएमएफ भी बोल सकते हैं आप, या फिर एमएमएफ भी बोल सकते हैं, स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ स्टेटर एमएमएफ स्पीड। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप। स्लिप का क्या एक्सप्रेशन आया, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोटर का आरएमएफ की स्पीड नहीं है, रोटर की एक्चुअल फिजिकल स्पीड। और ये क्या है, ये स्टेटर के आरएमएफ की स्पीड है एन एस, स्टेटर एमएमएफ की स्पीड है। ये क्या है, स्टेटर आरएमएफ या फिर स्टेटर एमएमएफ की स्पीड। और ये क्या है, रोटर आरएमएफ और रोटर एमएमएफ की स्पीड नहीं, ये रोटर की एक्चुअल फिजिकल स्पीड है। तो जिसको हम लोग स्लिप से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब कुछ इस तरीके से स्टेटर है, जिससे कैसा होता है रोटेटिंग मशीन का कॉन्फ़िगरेशन, पहले स्टेटर होगा जो कि अर्थ के साथ रिवेटेड रहेगा, एंड देन कुछ एयर गैप देखने के लिए मिलेगा, देन रोटर देखने के लिए मिलेगा। रोटर में शाफ्ट असेंबल्ड रहता है, शाफ्ट की काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा स्टेटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 3 फेज की वाइंडिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड ओवरऑल इंडक्टेंस होगा। आर एंड एक्स देखने के लिए मिलेगा तीनों फेसेस में, इस फेस में भी, इस फेस में भी, इस फेस में भी। अब 3 फेस सप्लाई इंजेक्ट किया हम लोगों ने सोर्स से, तो तीनों फेसेस में आई ए, आई बी और आई सी करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट जब फ्लो करेगा इन वाइंडिंग्स में, तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है कि 3 फेस वाइंडिंग्स में जब टाइम डिस्प्लेस्ड करंट फ्लो करता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसकी स्पीड कितनी होती है, एन एस स्पीड के साथ ये रन करेगा, एन एस स्पीड के साथ स्टेटर में रन करेगा, जो कि रोटर के कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा, राइट। तो इस इंड्यूस वोल्टेजेस को E2 कह रहे हैं हम लोग, ये रोटर का पार्ट है। E2 इंड्यूस करेगा, E2 इंड्यूस होने के कारण ये पूरी की पूरी सर्क्यूटरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है, तो करंट सर्कुलेट करना इमीडिएटली चालू कर देगा। ये ओवरऑल फिनोमिना होता है, राइट। तो ये सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है, समझ में आ रही होगी। अब ध्यान देते हैं, एन एस इज इक्वल टू क्या होता है, 120F/P। जब एन आर जीरो होगा, इनिशियल फेजेस में जब आपने अपने सीलिंग फैन को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो वो क्या फुल स्पीड के साथ रन करना चालू कर देता है क्या, नहीं, वो कुछ टाइम कांस्टेंट लेता है। तो इनिशियली जस्ट आफ्टर द स्विचिंग उसकी स्पीड कितनी रहती है, 0। फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को चेंज करता हुआ वो स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा, जो कि स्टेट पे उसकी स्पीड फाइनल स्पीड होगी, जो भी हो एनआर की स्पीड, राइट। तो एनआर की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। जब एनआर की वैल्यू 0 होगी तो स्लिप का क्या वैल्यू होगा, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस होता है। तो एनआर की वैल्यू जब 0 हो गई तो एन एस डिवाइडेड बाई एन एस, स्लिप की वैल्यू क्या देखने के लिए मिली, 1। तो ध्यान दीजिएगा, स्लिप की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से ऑलवेज छोटी होगी, राइट। इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, मोटर के बारे में बात कर रहे हैं जो, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और ब्लॉक्ड कंडीशन E2
रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव वेलोसिटी के ns माइनस nr के। nr की वैल्यू एट स्टार्टिंग में क्या होगी, nr की वैल्यू जब जीरो है तो E2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केवल और केवल ns के। एट रनिंग पोजीशन पे E2 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटर के इंड्यूस्ड वोल्टेजेस को, जो कि अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा, ns माइनस nr पे डिपेंड करेगा। तो ns माइनस nr के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। सॉरी। अब इन दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेते हैं एट रनिंग एंड एट स्टैंड स्टिल पोजिशन का, इसी को हम लोग कहते हैं ना एट ब्लॉक्ड और एट स्टैंड स्टिल पोजिशन, स्टैंड स्टिल। तो E2 डैश डिवाइडेड बाई E2 अगर हम लोग करते हैं तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS होगा, और NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS क्या होता है, स्लिप होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2, E2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2। इसका क्या मतलब हुआ, रोटर की जो इंड्यूस वोल्टेजेस है एट रनिंग पोजिशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2, मतलब स्लिप टाइम्स ऑफ स्टैंड स्टिल वोल्टेजेस के बराबर होगा ये दोनों एक्सप्रेशन, राइट। तो E2 डैश यहाँ से ये कंक्लूजन मिला, E2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2 के बराबर होगा, राइट। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, NS माइनस NR को ही हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लें कि ये कुछ नहीं है, ये कैंसल्ड है, राइट। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं एट ब्लॉक्ड पोजीशन पे एफ, देखिए NS इज इक्वल टू क्या होता है, 120 F अपॉन P होता है, राइट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F कैन बी रिटन एज PNS डिवाइडेड बाई 120, लिख सकते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो PNS डिवाइडेड बाई 120 लिखते हैं एट ब्लॉक्ड और एट स्टार्ट और ब्लॉक्ड पोजीशन। तो यहाँ पे जो ये स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, रिलेटिव स्पीड पे, रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, NS माइनस NR होता है। तो NR की वैल्यू एट स्टार्टिंग और ब्लॉक पोजीशन पे और स्टैंड स्टिल पोजीशन पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो। तो NS माइनस जीरो मतलब कि NS ही बचा। तो F का एक्सप्रेशन क्या मिला, PNS डिवाइडेड बाई 120, राइट। सिमिलरली एट रनिंग पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी रोटर की मान लेते हैं हम लोग F डैश है, एट रनिंग पोजीशन F डैश फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग मान लेते हैं तो P120, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। तो रनिंग पोजीशन पे रोटर कुछ स्पीड से रन कर रहा होगा, वो जीरो तो होगी नहीं। तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड विथ P, इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS ओवरऑल एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि P120 कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में। तो यहां से एक्सप्रेशन मिल रहा है F डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ F, F डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ F। और इसको हम लोग कह सकते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी एट रनिंग पोजीशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर की फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल पोजीशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी एट रनिंग पोजीशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी ही तो आपने स्टेटर में भी सप्लाई किया हुआ है, राइट। एफ फ्रीक्वेंसी ही तो आपने स्टेटर में भी सप्लाई किया हुआ है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी एट रनिंग पोजीशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग वर्डिंग्स के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी, राइट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको माइंड में रहना चाहिए ऑलवेज। अब रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग पोजीशन और रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल पोजीशन और ब्लॉक्ड कंडीशन, ये सारी की सारी चीज़ें इस एक्सप्रेशन से आप इवेलुएट कर सकते हैं। बस स्लिप से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टेटर फ्रीक्वेंसी में, आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी चली आएगी। अब स्लिप की वैल्यू एट स्टैंड स्टिल में क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि NR की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो NS बाई NS क्या हो जाएगा 1। एट रनिंग पोजीशन पे क्या हो जाएगी NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस। आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, स्लिप पता चलेगा एंड उसको स्टेटर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रोटर की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर कंडीशन में निकल के आ जाएगी, चाहे वो कोई सा भी कंडीशन हो, चाहे स्टैंड स्टिल हो, चाहे रनिंग कंडीशन हो, कोई सा भी कंडीशन हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंस के बारे में। रोटर रिएक्टेंस X2, ऑब्वियस सी बात है, रोटर कंडक्टर्स हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स हैं, तो कुछ रेजिस्टेंस होगा उन कंडक्टर्स का, कुछ रिएक्टेंस होगा, लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को ही हम लोग रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस से मॉडल करते हैं, राइट। लीकेज फ्लक्स, बैक टू बैक लीकेज, फेज स्प्रेड लीकेज और स्लॉट लीकेज, ये सारे के सारे लीकेज फ्लक्स को हम लोग लीकेज रिएक्टेंस एक्स से मॉडल करेंगे रोटर में, चाहे स्टेटर में भी। तो एट स्टार्टिंग क्या होगा, ये रोटर रिएक्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एफ, ये कैंसल्ड है, ये भी कैंसल्ड है, 2 पाई एफ L2, 2 पाई एफ L2 से एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। इंडक्टेंस सॉरी इंडक्टर ऑफ रोटर एट स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। एट रनिंग पोजीशन क्या होगा, X2 डैश से जो है हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, 2 पाई एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर एट रनिंग पोजीशन, राइट। तो एफ एफ डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ लिखा हुआ था ना, एट रनिंग पोजीशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ होगी, स्लिप टाइम्स ऑफ एफ L2 होगा। इन दोनों का रेशियो लीजिए X2 डैश डिवाइडेड बाई X2 का, तो केवल और केवल स्लिप आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब X2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2 के बराबर होता है। ये एक्सप्रेशन आपको माइंड में होना चाहिए, राइट। R2 इज सेम, डजंट चेंज विथ स्पीड, R2 की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, अगर स्किन इफेक्ट वगैरह को हम लोग इग्नोर करें, स्किन इफेक्ट इग्नोर, राइट। रोटर पावर फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोटर की सर्क्यूटरी कैसे होगी, रोटर के कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होगा, पर फेज बेसिस पे ड्रॉ किया हुआ है, रोटर रेजिस्टेंस होगा, रोटर रिएक्टेंस होगा, और ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है एंड रिंग्स के हेल्प से, एंड यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है, इस वोल्टेजेस को E2 कहा हम लोगों ने। देखिए इसी सर्क्यूटरी को, इसी रोटर की सर्क्यूटरी को पर फेज में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, पर फेज, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, रिएक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, R2 एंड X2, और ये ऐसे शॉर्ट सर्क्यूटेड है, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि रोटर रिएक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, रोटर रेजिस्टेंस, और ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है, और यहाँ पे जो वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है इसको E2 कह रहे हैं, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और ये X2 है, ये R2 है, राइट। इसी सर्क्यूटरी को हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्किट आपको देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर पावर फैक्टर लिखना रहे तो R और Z है ना यहाँ पे, तो cos फाई क्या होता है, सॉरी R डिवाइडेड बाई Z होता है, cos फाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। तो रोटर रेजिस्टेंस R2, Z क्या हो जाएगा, रूट ओवर R2 स्क्वायर, क्योंकि Z क्या हो जाता है, फेजर के फॉर्म में लिखेंगे आप तो R2 प्लस JX2 होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, राइट, जेड। तो ये स्टैंड स्टिल में है। एट रनिंग पोजीशन पे पावर फैक्टर क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, और रनिंग के रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, X2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 आ गया, का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर एट रनिंग पोजीशन पे होगा, राइट। तो देखिएगा
एट स्टैंड स्टिल, जब रोटर की वैल्यू, रोटर स्पीड की वैल्यू जीरो है, जब जीरो है ये, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस होगी, एन एस डिवाइडेड बाई एन एस, तो एन एस डिवाइडेड बाई एन एस क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू 1। और जब एन आर की कुछ स्पीड होगी, मतलब एन आर की वैल्यू जीरो से बड़ी जब होगी, तो स्लिप की वैल्यू, ये नेगेटिव टर्म है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, रेड्यूस होगी, स्लिप की वैल्यू रेड्यूस होगी, कम देखने के लिए मिलेगी। तो रोटर जब रनिंग पोजीशन पे बात कर रहे हैं, रोटर कुछ स्पीड से जब रन कर रहा है, तो उस टाइम पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रोटर जब किसी स्पीड से रन कर रहा है तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और कम का स्क्वायर और ज़्यादा कम होगा, कम का स्क्वायर और ज़्यादा कम होगा। तो इसकी वैल्यू पावर फैक्टर एट रनिंग पोजीशन क्या देखने के लिए मिलेगी, बेटर देखने के लिए मिलेगी। तो यही कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस स्लिप इज लेस एट रनिंग पोजीशन, तो cos phi 2 डैश रोटर पावर फैक्टर एट रनिंग इज ग्रेटर देन cos phi 2, जो कि रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल है। तो स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है, एट रनिंग और आफ्टर दी स्टैंड स्टिल कंडीशन, रुके हुए के बाद वाला जो पोजीशन है, आपकी फैन जब रुकी हुई थी एंड देन जब अपने स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो रोटर एट रनिंग और आफ्टर स्टैंड स्टिल कंडीशन द रोटर पावर फैक्टर इंक्रीजेस, रोटर पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी देखने के लिए मिल रही है। तो cos phi 2 इज लेस देन cos phi 2 डैश, रनिंग का पावर फैक्टर बेटर देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू स्टार्टिंग पावर फैक्टर। तो बिकॉज एस एक्स टू डैश की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, एस एक्स टू डैश की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो cos phi 2 डैश की वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू स्टैंड स्टिल। रोटर करंट के बारे में बात करें, अब रोटर सर्क्यूटरी आपके पास है कुछ इस तरीके से, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, दिस इज X2 एंड दिस इज R2, ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है, यहाँ पे वोल्टेजेस जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो E2 है और यहाँ पे करंट I2 है। तो ये होगा एट स्टार्ट, और ब्लॉक्ड रनिंग पोजीशन पे क्या देखने के लिए मिलेगा, SX2, दिस इज R2, ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है, दिस इज SE2 एंड दिस इज I2, राइट। तो एट स्टैंड स्टिल क्या एक्सप्रेशन आया, I इज इक्वल टू V बाई R होता है या फिर V बाई Z होता है। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे E2, और Z क्या है, रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन देखने के लिए मिला। एट रनिंग पोजीशन पे करंट अगर आपको निकालना है तो I2 डैश निकालना पड़ेगा, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लिप पे डिपेंड करती है, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है, तो स्लिप टाइम्स ऑफ E2 हो गई, राइट, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा हुआ। एंड रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस ये X2 किसके प्रोपोर्शनल, किसके इक्वल हो जाएगा, SX2, X2 डैश की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्लिप टाइम्स ऑफ X2 होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें, रोटर पावर फैक्टर, रोटर करंट, सारी चीज़ों का एक्सप्रेशन हमको इस सेशन में मिल चुका है, राइट। सारा का सारा एक्सप्रेशन इस सेशन में हम लोगों को मिल चुका है। तो ओवरऑल डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है स्लिप के बारे में। व्हाट इज द स्लिप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लिप, स्लिप इज द स्लिप कैन बी डिफाइंड एज द relative difference between the stator RMF speed and actual speed of rotor expressed as percentage of stator MMF or stator RMF speed, right. Slip is nothing but relative velocity between the stator MMF and rotor expressed as percentage of stator MMF speed। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट स्लिप से रिलेटेड, और जो जो वैल्यूज स्लिप के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जैसे कि क्या क्या चेंज हो रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर लिस्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं E2, एंड देन उसके बाद क्या चेंज हो रहा है, X2 चेंज होगा, R2 वही रहेगा, R2 चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी पे, एंड रोटर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, FR इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ FS हो रहा है, राइट। E2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2 हो रहा है, E2 डैश इज इक्वल टू एट रनिंग पोजीशन, X2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2 हो रहा है, राइट। एंड देन पावर फैक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, cos phi 2
डैश इज ग्रेटर देन cos phi 2 एंड करंट्स में भी चेंज होगा, ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस सेम बना हुआ है, राइट। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग पावर फ्लो के बारे में बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण मैथमेटिकली, देखिए इंडक्शन मशीन में कुछ है नहीं, मैथमेटिकल एनालिसिस है, जिससे सारी की सारी चीज़ें इजी बेसिस पे आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इंडक्शन मशीन में, कोई भी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्यूटी है इंडक्शन मशीन की। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।